बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 की समरी पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एक स्मॉल यूनिट से बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। हम ये इसलिए कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी हुई है। सेल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और वहां पर वो फंक्शन भी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा बच्चों, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखें, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन हम इन ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को एलो करता है कि सेल के अंदर चले जाए और कुछ मटेरियल्स को एलो करता है कि वो सेल से निकल जाए। सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग होता है, कुछ मटेरियल्स को ये एलो करता है कि सेल के अंदर चले जाए या सेल से निकल जाए। और ये सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करता है और सेल को शेप भी देता है अच्छा बच्चों, उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, सेल के सेंटर में मौजूद होता है। सेल के जितने सारे एक्टिविटीज है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल्स को फिल करता है। जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें वैक्यूल। अगर हम एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो साइज में स्मॉल होते हैं। अगर हम प्लांट सेल में उसको देखें तो प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होता है और वो साइज में लार्ज होता है। वैक्यूल का काम ये होता है कि वो साल्ट्स, वाटर और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल है उनको स्टोर करता है, उनकी स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मौजूद होता है, एनिमल्स में ये नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट का काम ये होता है, क्लोरोफिल का काम ये होता है कि वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करता है और अपने लिए खुराक तैयार करता है। उसके बाद अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर कवरिंग है जो एनिमल सेल में नहीं होता। सेल वॉल प्लांट्स का आउटर कवरिंग है, ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और सेल को शेप भी देता है। और प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। फिर से देखें बच्चों, सेल के बारे में हमने पढ़ा कि सेल लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है और सेल को शेप देता है। और ये सेल मेम्ब्रेन सर्टेन मटेरियल को एलो करता है कि सेल के अंदर चले जाए या सेल से निकल जाए। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल्स को फिल करता है और इसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। सेल के अंदर जितने सारे एक्टिविटीज होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो उसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा कि एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं लेकिन वो साइज में स्मॉल होते हैं।
उसके मुकाबले में अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होता है और वो साइज में लार्ज होता है। वैक्यूल का काम ये होता है कि ये वाटर, साल्ट्स और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनकी स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा कि प्लांट सेल में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट फिर उस एनर्जी को यूज करता है, अपने लिए खुराक तैयार करता है। उसके बाद हमने सिलवाल के बारे में पढ़ा कि एनिमल में सिलवाल नहीं होता, प्लांट्स में सिलवाल होता है। प्लांट्स का जो सिलवाल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और ये सिलवाल सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और सेल को शेप भी देता है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मुख्तलिफ खुसूसियात होती है। देखें बच्चों, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की जरूरत होती है, उस फूड से उनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर वो अपने लाइफ प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स ये एनर्जी किस तरह हासिल करते हैं? एनिमल्स प्लांट्स पर फीड करते हैं या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उन पर फीड करते हैं और इस तरह वो एनर्जी हासिल करते हैं। प्लांट्स को अगर हम देखें तो प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को यूज करता है और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और इस तरह प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी होता है। किस तरह रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है? अगर हम प्लांट्स को ले ले, अगर हम एनिमल्स को ले ले तो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और फिर उस ऑक्सीजन को फूड ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह उनको एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो करते हैं। अगर एनिमल्स को कोई खतरा हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट्स को अगर हम देखें तो प्लांट्स भी मूवमेंट शो करता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स के सर्टेन पार्ट्स को अगर हम देखें तो वो मूवमेंट शो करता है, जिस तरह अगर हम लीव्स को देखें तो वो सनलाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। उसके बाद अगर हम देखें हैव सेंसिटिविटी, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उसमें सेंसिटिविटी होती है। देखे सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है लिविंग थिंग उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उसको रिएक्ट भी करते हैं। जिस तरह अगर हम एनिमल्स को देखें, एनिमल्स को जब महसूस होता है कि उनकी जान को खतरा है तो वो उस जगह से भाग निकलते हैं। इस तरह अगर हम देखें, हम अगर किसी गर्म हार्ड पार्ट को टच करते हैं या अगर किसी गर्म चूल्हे को टच करते हैं तो हम जल्दी से अपना हाथ खींच लेते हैं। इस तरह अगर हम माइमोसा के प्लांट को देखें तो उसके लीव्स को जब हम टच करते हैं तो उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये सारी क्या है? ये सेंसिटिविटी है जो लिविंग थिंग्स में मौजूद होती है। अच्छा बच्चों, उसके बाद है रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी नंबरिंग में इजाफा करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। जिस तरह अगर हम एनिमल्स को देखें तो वो बच्चे पैदा करते हैं, अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, उन सीड से फिर नए प्लांट्स वजूद में आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद है एक्सक्रीट। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। देखिए बच्चों, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में लाइफ प्रोसेस होती है और उन लाइफ प्रोसेस के नतीजे में वेस्ट मटेरियल उनके बॉडीज में पैदा हो जाती है। अगर वेस्ट मटेरियल लिविंग बॉडीज में अकोमुलेट हो जाए, जमा हो जाए और उनके बॉडी से रिमूव न हो जाए तो फिर बॉडी में जितने सारे सिस्टम है, जितने सारे ऑर्गन्स है वो नाकारा हो सकती है। इसलिए उन वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद है ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ये खुसूसियत है कि वो बढ़ते हैं। क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जिस तरह अगर हम एनिमल्स को देखें तो उनके बच्चे होते हैं और वो बच्चे बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह होते हैं। और इस तरह अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड फिर जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर उससे एक नया प्लांट बन जाता है। अच्छा बच्चों, उसके बाद है वी डिपेंड ऑन ईच अदर। जितने सारे एनिमल्स हैं, जितने सारे प्लांट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं जिंदगी गुजारने के लिए। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है और शेल्टर की जरूरत होती है। इस तरह जितने सारे प्लांट्स हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं वो जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स एंड ह्यूमंस विद फूड।
अगर हम प्लांट्स को देखें तो एनिमल्स और ह्यूमंस को फूड भी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ प्लांट्स ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम फूड ब्रेकडाउन के लिए यूज करते हैं और इस तरह हमें एनर्जी मिलती है। इस तरह अगर हम अपने बॉडीज को देखें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और इस तरह वो अपने लिए खुराक तैयार करता है। उसके बाद है लाइफ साइकिल। जितने सारे एनिमल्स हैं उनको जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अगर हम बच्चे को ले लें, बच्चा पैदा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने के काबिल हो जाता है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। इस तरह अगर हम बिचड़े को देखें तो वो भी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन अगर हम देखें तो वो पैदा होने के 30 मिनट बाद ही चलने फिरने के काबिल होता है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में हम ह्यूमन बेबी को देखें तो वो इतनी जल्दी चलने फिरने के काबिल नहीं हो सकता। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। बस इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अगर हम ग्रास हॉपर्स को देखें या कॉकरोचेस को देखें तो ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनका लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। किस तरह 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है? कॉकरोचेस को अगर हम देखें तो अंडे देती है, उन अंडों से निम्फ निकलता है और उस निम्फ को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल एक एडल्ट कॉकरोच की तरह होता है। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके जो पुराने फीदर्स होते हैं, पुराने स्किन होते हैं और रिप्लेस होते हैं नए फीदर्स और नए स्किन पर, उसको फिर हम क्या कहते हैं? मोड्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जितने सारे पीपल्स हैं वो एक ही नूह के हैं, एक ही स्पीशी के हैं, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है। अच्छा बच्चों, क्या आपने नोटिस किया हुआ है कि लोग क्यों थोड़ा बहुत अपने माँ की तरह होते हैं, थोड़ा बहुत अपने बाप की तरह होते हैं? नोटिस किया है आपने? ये इसलिए होते हैं क्योंकि माँ बाप से आधे खुसूसियात, आधे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हुए होते हैं बच्चे में। अगर आपको याद हो तो सिल में हमने पढ़ा था कि सिल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल माँ बाप से ट्रांसफर होते हैं बच्चों में। इस तरह अगर हम प्लांट्स को देखें, अगर हम एनिमल्स को देखें तो उनमें माँ बाप से खुसूसियात ट्रांसफर हुई होती है, लेकिन वो खुसूसियात एनवायरनमेंट की वजह से इफेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.